खैरागढ़ उपचुनाव के मतदान के लिए अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 12 अप्रैल को खैरागढ़ के लोग मतदान करेंगे। अगर खैरागढ़ के चुनावी गणित पर नजर डालें तो कुल 2,11,516 मतदाता वाली इस विधानसभा में पुरुष मतदाता 1,06,266 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,05,250 है। मतदान के लिए यहां कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 53 अति संवेदनशील, 11 संवेदनशील, 5 सहायक मतदान केंद्र और 133 मतदान केंद्र को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। वहीं इन केंद्रों के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 22 कंपनी तैनात की गई है। अब तक सभी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस इस सीट को जीतकर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है। कुल मिलाकर यह सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। सरकार के हमारे योजनाओं कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा विश्वास है और खैरागढ़ की जनता पर विश्वास है। जीत कांग्रेस को मिलेगी। इधर लोधी समाज के बड़े लीडर में शुमार कोमल जंघेल का चेहरा बीजेपी की यहां ताकत है, इसलिए इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुद्दों की लड़ाई के मामले में कमजोर नजर नहीं आ रही। बीजेपी की माने तो जीत उसकी ही होगी। खैरागढ़ की जनता मन बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल जी हमारे चुनाव जीत करके आएंगे। 3 साल में खैरागढ़ के जनता के लिए पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कौन सा काम किया और उनके द्वारा इस 3 साल में खैरागढ़ की जनता को क्या दिया, ये बताने में असफल रहे हैं। परंपरागत रूप से यह सीट कांग्रेस की मानी जाती है, लेकिन पिछली बार तीसरे दल ने समीकरण बिगाड़ दिया था। इस बार नए मुद्दों के साथ इस सीट को फिर हथियाने कांग्रेस ने खूब मेहनत की है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है अब वोटर्स की बारी। खैरागढ़ उपचुनाव में 12 अप्रैल को परीक्षा की घड़ी है और इस सीट पर मंगलवार को मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के साथ बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हालांकि जनता किसके नाम पर मुहर लगाएगी ये तो 16 अप्रैल को नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब किसके दावे में कितना दम है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदान से पहले बंसल न्यूज पर सबसे पहले क्या कुछ कहा। खास बातचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। भूपेश बघेल जी, मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। छत्तीसगढ़ में हमने देखा सर, मरवाही जिला बना, उसके बाद वहाँ चुनाव हुआ, कांग्रेस की जीत हुई। इस जिले को बनाने की आपने घोषणा की, जैसे ही 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, 17 तारीख को आप जिला बनाएंगे। उसके बाद बाकी मुद्दों से बड़ा ये मुद्दा पूरे खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भावनात्मक मुद्दा है और खैरागढ़ के लोग बहुत लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। वहाँ तो गंडई को तहसील बनाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा, लाठियाँ खाए, जेल भी गए। लेकिन पिछली सरकार में रमन सिंह जी ने कभी उसको जिला का सम्मान नहीं दिया और ये जनभावना को ध्यान में रखते हुए हमने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया कि जिला हम बनाएंगे और 24 घंटे के अंदर में बनाएंगे। तो एक ज़बरदस्त उसे लहर पैदा हुई है, लोगों को उम्मीद। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सरकार के बातों पर लोग विश्वास करते हैं क्योंकि जो हमने कहा वो किया। चाहे वो ऋण माफ़ी की बात, जैसे 10 दिन में राहुल जी ने कहा था 10 दिन के अंदर भी ऋण माफ़ करेंगे, हम 10 घंटा भी नहीं लगाया, 2 घंटे के अंदर भी ऋण माफ़ किए थे। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात। तो वैसे जो वादे हम लोगों ने किए थे वो सब बड़े वादे सब हम लोगों ने पूरे कर दिए। तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार ये जो कहती है, ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कोमल जंघेल, वो चुनाव लड़ते वहां दिख रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन यशोदा वर्मा चुनाव नहीं लड़ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, ये लगता है। मैंने तो कोमल वर्मा को कहीं नहीं देखा। जहाँ देखे तो रमन सिंह ही लड़ाई लड़ रहे हैं, या कभी इक्का दुक्का ब्रिजमोहन अग्रवाल जी दिखाई पड़ गए।
लेकिन देखें शिवराज सिंह भी आए हैं, कुलस्ते जी भी आए हैं, प्रहलाद पटेल भी आए हैं, तो कोमल जंगेल तो बिल्कुल दब से गए थे। और जहाँ तक के रोड शो में देखेंगे तो यशोदा वर्मा बिल्कुल हमारे सामने थी, हम लोग से पीछे खड़े हुए थे। तो यशोदा वर्मा हमारे कैंडिडेट है, प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ रही है और बहुत अच्छे से लड़ रही है। मरवाही, चित्रकूट और दंतेवाड़ा, ये 3 उपचुनाव आपने जीते। ये चौथा उपचुनाव है जिसमें पहली बार केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला। क्या इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोशिश कर रही है? यहाँ के लोकल नेतृत्व पर भरोसा कम है इसलिए बाहर के नेताओं को बुलाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक के चित्रकूट वो हमारी अपनी सीट थी, हमारे विधायक सांसद बन गए, इसका सिर्फ पद रिक्त हुआ था। दूसरा दंतेवाड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और उसमें भी उन्होंने पूरा ताकत लगाया और सहानुभूति लेने की कोशिश भी की गई। जहाँ तक कि मरवाही और खैरागढ़ की बात है तो दोनों जोगी कांग्रेस की सीट थी। जोगी जी के देहावसान के बाद मरवाही सीट खाली हुआ था और देवव्रत जी के निधन के बाद अभी खैरागढ़ सीट जो उपचुनाव हो रहा है, तो दोनों जो सीट है वो जोगी कांग्रेस का रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी अतिरिक्त ताकत लगाई है, इसका कारण मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी सीट थी नहीं और सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो आपने दूसरा से जो सवाल किया वही महत्वपूर्ण लगता है कि उन्हें राज्य के नेतृत्व पर विश्वास रहा नहीं। और ये बात लगातार पुरंदेश्वरी जी जब भी छत्तीसगढ़ आती हैं तो वो बोलती भी हैं कि अब कोई चेहरा नहीं रहा। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरंदेश्वरी जी का छोटा चेहरा भी नहीं है। तो इतनी बेइज्जती की गई है और इसका मतलब ये है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस कारण से 2 केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो भेजे। आपका जब रोड शो हो रहा था तो एक बच्ची ने एक पोस्टर लगाया था, कका 17 को जिला बनी कि नहीं बनी, उसका एक जवाब भी आपने दिया था। बिल्कुल, वो उस बच्ची ने खड़े होके वो पोस्टर लेके खड़ी हुई थी और मैंने उसको जवाब दिया, पक्का बनेगा, पक्का बनी, ये तो मैंने कहा। सर, लोधी बाहुल इलाका है। पिछले बार के चुनाव का समीकरण हम देखें तो देवव्रत जीते थे, लेकिन कोमल जंगेल बहुत कम वोटों से सेकंड नंबर पर आए थे। डिसाइडिंग फैक्टर लोधी वोटर्स वहां पर होते हैं, आदिवासियों की जनसंख्या वहां पर पर्याप्त है, ओबीसी फैक्टर भी बड़ा है। लगातार चुनाव प्रचार आप गए हैं, छोटे छोटे इलाकों में भी आपने दौरा किया है। मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं जो खैरागढ़ की जनता कांग्रेस पर विश्वास? देखिए, वहाँ पिछड़े वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक है, आदिवासी और अनुसूचित जाति इनकी भी संख्या पर्याप्त है। यदि पिछड़े वर्ग की जातियों में आप कहेंगे तो लोधी सबसे बड़ा है, साहू समाज भी है, फिर आप यादव समाज है, निषाद समाज है, दीगर और जो समाज हैं वो उनकी भी उपस्थिति है। लेकिन मूल रूप से जो बात कहेंगे, एक जो क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो जंगल का है, सालेवारा का क्षेत्र है, वहाँ लोग खेती भी करते हैं, लघुनोपज भी संग्रहण करते हैं, तेंदुपत्ता भी तोड़ते हैं। दूसरा जो आप गंडई और छुई खदान की बात करें तो यहाँ बुनकर भी हैं और पान के भी पान भी उगाते, खाने के जो पान है उसको भी उगाते थे। और खैरागढ़ आप कहेंगे तो कला और संस्कृति आप देखेंगे, उसका विश्वविद्यालय पूरे एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय जो वहाँ स्थापित है। तो बहुत सारे जो विशेषताओं से घिरा हुआ ये विधानसभा है, अपने अपने शहर के अपनी विशिष्टताएं हैं। और उसके बाद यदि सामान्य रूप से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसान है, किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ हमारी सरकार में मिला है, चाहे वो समर्थन मूल्य धान खरीदी की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे पहले साल 2500 रुपये खरीदने की बात हो। अब गोधन न्याय योजना का भी लाभ ले रहे हैं और राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के भी लाभ ले रहे हैं। 35 किलो चावल भी मिल रहा है, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है। तो ये जो शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अन्नदाता हैं, हमारे जो मेहनत का मजदूर साथी हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हमारे सब साथ हैं। देवव्रत सिंह जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे सर, विधायक बने, उसके बाद एमपी बने, राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने उनको दी थी सर। इसके अलावा युवा कांग्रेस में भी काफ़ी समय वो एक्टिव रहे सर।
क्या लगता है सर, क्योंकि खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं, एशिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि किस तरह से अर्पित होनी चाहिए, ऐसा लगता है? देखिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय उन्हीं के परिवार के महिला के नाम से है, तो उसके नाम से है, लेकिन देवव्रत जी के जो स्मृतियां हैं उसे अक्षुण्ण करने के लिए प्रारंभिक तौर से तो हमने कहा कि खैरागढ़ में और उसके गांव जो उदयपुर है उसमें उसकी मूर्ति स्थापित करेंगे, और बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके नाम से किया जा सकता है। महल काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहता था सर इसके पहले के चुनाव में, लेकिन इस बार महल में ही आपस में काफ़ी कुछ फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र सोनी को वहाँ से उम्मीदवार जनता कांग्रेस ने बनाया है सर, किस तरह से देख रहे हैं महल के वोटर्स, क्या कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होंगे, ऐसा लगता है? देखिए, देवव्रत जी मूलतः कांग्रेसी थे, आप पहले बता चुके हैं, और चुनाव के बहुत पहले वो जोगी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। अब वो उन्हीं के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तो अब जो उनके बच्चे हैं वो छोटे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पारिवारिक थोड़ा सा विवाद ज़रूर है, और उस विवाद को मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग मिल के सुलझाएंगे, और जहाँ तक के शासन प्रशासन की जो सहायता होगी और उसके बच्चों के जहाँ तक की बात है, तो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, और उसके देखभाल और उसके भविष्य में जो भी मेरे से मिलने भी आए थे, तब भी मैंने बच्चों से ही कहा कि मैं हमारे तरफ से आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, और जो भी देवव्रत की कमी को तो कोई पूरा कर नहीं सकेगा, लेकिन हम लोग भी परिवार के सदस्य हैं, कभी भी कोई बात होगी तो हम लोग सब साथ खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल सर, खैरागढ़ की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत नज़दीक है, अगले कुछ घंटों में वोटिंग। खैरागढ़ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस चुनाव में शासन की जो योजनाएं हैं और उसमें खैरागढ़ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा उन योजनाओं पे मुहर लगाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि खैरागढ़ जैसे ही जिला 16 तारीख को अगर रिजल्ट आता है, कांग्रेस का विधायक बनता है, 17 तारीख को जिला बनेगा, और उन्नति के सोपान में खैरागढ़ आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर स्वर्गीय देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि तभी होगी जब बेहतर काम वहाँ पर होंगे, और निश्चित तौर पर सरकार उन बेहतर कामों को करती हुई वहाँ पर दिखाई भी देगी। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने बातचीत की, चुनाव को लेकर भी बात की, और साथ ही साथ राज परिवार को लेकर भी बातचीत की, महल के बारे में भी बताया। लेकिन कल एक निर्णायक दिन है, जनता किसका भविष्य वहां सुरक्षित करेगी। दोनों पार्टियां लगी हुई थी, दोनों ने ऐसे चुनाव प्रचार किया जैसे ये खैरागढ़ का नहीं छत्तीसगढ़ का चुनाव है। चलिए बातचीत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी माफ कीजिएगा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध दुबे साहब एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, समय कम है। आपको लग रहा है कि जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं वो जनता वहां भली भांति समझी है? क्योंकि जो योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चलाई हैं वो योजनाएं छत्तीसगढ़ के एक एक जन को अंतर्मन से आज की तारीख में टच कर रही हैं। वो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, वो भाषा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ जिला बनाना है, वो ये बात करते हैं। और कांग्रेस ने पूर्णतः इस चुनाव को जीतने के लिए या इस चुनाव में अपनी बढ़त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, चाहे वो जिला बनाने की घोषणा हो या फिर अलग से खैरागढ़ का अपना एक सीधा सा एक घोषणा पत्र हो, या ये कहें कि एक ऐसा पत्र जिसमें खैरागढ़ क्या कर सकता है, खैरागढ़ की क्या भूमिका हो सकती है, खैरागढ़ बाकी जिलों से कैसे अलग दिखेगा। अनिरुद्ध जी। जी, जहां तक के जो आप जो खैरागढ़ की जो बात कर रहे हैं, आपने कहा योजनाओं की। देखिए, योजनाओं से जो बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जिला बनाने की घोषणा की है खैरागढ़ की, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने बहुत बड़ा कार्ड ये खेला है। बाकी योजनाएं हैं जो उस पर तो लगातार चर्चा होती है। और दूसरी बात एक चीज ये है कि मैं अभी जो है आपके यहाँ के आदित्य जी का इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने आज भूपेश बघेल जी से बातचीत की जी, तो उन्होंने साफ कहा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कोमल जंघेल जी नहीं दिख रहे हैं तो डॉक्टर रमन सिंह जी दिखे हैं और कहीं पे बृजमोहन अग्रवाल जी भी दिखे। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया है कि ये मुकाबला जो है
मतलब भूपेश बघेल जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के बीच मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी 3 उपचुनाव हुए, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही। मतलब जितना जो प्रतिष्ठा का चुनाव जो दिख रहा है ये खैरागढ़ का, उतना वो 3 उपचुनाव नहीं दिखा। और कुल मिलाकर मैं दोनों पार्टियों की बात करूंगा, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो जो परिदृश्य दिख रहा है वो तो सीधे सीधे मिशन 2023 की तैयारी दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला जो विधानसभा जो 2023 है उसका जो है प्रैक्टिस मैच ये अभी चल रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। और बाकी तो जो है मतदान जो है कुछ घंटे ही बचे और 16 तारीख को तो फैसला आ ही जाएगा। जी संजय श्रीवास्तव जी, हर तरफ इस चुनाव की चर्चा है, आपको भी जिम्मेदारी मिली, आपने भी बखूबी निभाने की कोशिश की। क्या लग रहा है आपको कि जनता वहां बीजेपी पर विश्वास करे, ऐसा क्या है बीजेपी के पास फिलहाल? देखिए, किसी भी सरकार की कुछ सफलताएं होती हैं कि वो सरकार किस तरीके से बेहतर काम कर रही है उस पर विश्वास होता है तो लोग वोट करते हैं। और वही उसके विपरीत ये होता है कि जब कोई सरकार 3.5-4 साल चल जाती है, वो सरकार जब असफल रहती है, उसके लिए मुद्दे जो है लोगों की जो विकास के काम है वो प्राथमिकता नहीं रहती, तो वही उसके लिए माइनस हो जाता है। और लगभग वही स्थिति भूपेश बघेल की सरकार की है। देखिए, मैं केवल बात नहीं करूंगा, तर्कों के साथ मैं इस बात को बताता हूं। देखिए, इनके घोषणा पत्र आया था जिसको मैं लुभावना पत्र कहता हूं, हमेशा कहता हूं लुभावना पत्र, क्योंकि उस पर वादे नहीं हुए, वो लुभावने वादों के कारण ये सरकार में चले आए। संजय जी, ये बात जनता जानती है कि आप अगर जीत भी गए, आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो वो जिला नहीं बना सकती। अरे सर, मैं आप जिले के लिए आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं सर? मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आपको, विषय पर आ रहा हूं मैं, उसी पे तो आ रहा हूं कि क्यों खैरागढ़ जिले बनाने के लिए इन्होंने बात करी। जी हाँ, तो मैं आ रहा हूं सर, उस पे आ रहा हूं ना। अभी तो मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। मैं क्या कह रहा हूं कि ये सरकार कितनी कमजोर है कि अपने जो घोषणा पत्र अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एक उपचुनाव के लिए इनको घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है। ये सरकार की कमजोरी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। जो सरकार 3.5 साल तक खैरागढ़ को जिले के रूप में प्रमोट नहीं करती है, निर्णय नहीं करती है, चुनावी लाभ लेने के लिए, मेरा खुला आरोप है, चुनावी लाभ लेने के लिए कि हम खैरागढ़ जिला बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, सरकार आपकी है, आपको करना था, आपने नहीं किया पहले, लेकिन आप केवल कि हम 24 घंटे के अंदर बना देंगे। 15 साल आपके पास सरकार थी, आप ही कर देते। एक पासा फेंक रहे हैं आम जनता के बीच में। अरे सर, बात वो अलग है, ये 58 साल थे, ये कर लेते। अब मेरा सवाल आप जवाब दीजिए। हमारे पहले 58 साल थे राज्य में भी, केंद्र में भी, ये कर देते सर। ये कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं है विजय जी, मौका दोनों के पास था ना सर। मैं तो 58 में आप कर देते, वो तो मौका दोनों के पास था, तो आप 50 साल में कर देते। सुनिए सर सुन लीजिए, मैं डिबेट में बैठा हूं ना, मैं बीजेपी के पक्ष के लिए बैठा हूं, आप जरा सुनिए तो। जी पूरा सुनना संजय जी आप। पासा, अरे अभी वर्तमान दृश्य में हम चल रहे हैं, हम पुराने इतिहास को नहीं दोहराएं। दूसरा विषय यह कि आपने 2018, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यदि आप ही मुझे बता दीजिए कि गलत है कि 2018 में उन्होंने नहीं कहा था कि हम जिला बनाएंगे। 2019 के खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव अभी 4 महीने पहले जो हुआ है, क्या उन्होंने नहीं कहा था? कोई कह दे मुझे, सुरेंद्र जी कह दे, आप कह दे कि गलत मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या केवल लोगों की भावना से खेलने का काम है क्या? आपकी बातों से काफी उत्साह दिख रहा है। 5 काम पूछ रहा हूं। सुरेंद्र जी बैठे हैं, 5 काम मुझे बता दे 3.5 साल में खैरागढ़ विधानसभा। चलिए, ये 5 सवाल लेके मैं उनके पास जाता हूं। संजय जी, रोक रहा हूं आपको, लेकिन एक बात ये जरूर बताइएगा, आपकी बात से, आपकी आवाज में उत्साह है, लेकिन उत्साह के साथ कहीं ना कहीं हल्का सा एक थकावट की खनक भी आ रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं सर। चलिए सुरेंद्र जी। थके सर, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। पैसा बांटने, दारू बांटने, साड़ी कम्बल बांटने का काम हम नहीं कर रहे हैं, जो यहां पर चल रहा है अभी सुरेंद्र शर्मा साहब, आपकी बारी है। 5 काम उन्होंने गिनवाए हैं, 5 काम जरा बताइएगा, और क्यों चुनाव जीत रहे हैं ये जरा बतवाइएगा। दरअसल में देखिए, बहुत सारी बातें हुई। हाँ, उसमें संजय भाई की एक बात बहुत ही मार्के की बात उन्होंने कही कि 3.5 साल में हमारे कामों को जनता ने देखा है, और जनता इनके कथनानुसार अब हम पर विश्वास नहीं करती। पांड्या जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 2018 के बाद ही तो चित्रकूट का चुनाव हुआ ना, 2018 के बाद ही तो दंतेवाड़ा का चुनाव हुआ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट थी जी। 2018 के बाद ही मरवाही का उपचुनाव हुआ, जो मैं आऊंगा आपके पास संजय जी, जो स्वर्गीय अजीत जोगी की सीट थी जी। और पंचायतों के चुनाव, निकायों के चुनाव, लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, पक्ष विपक्ष चलता है, मगर निर्णायक कौन होता है? निर्णायक जनता होती है।
तो जनता ने तो हमको लगातार 18 के बाद आशीर्वाद दिया है। अगर हम जन भावना के विपरीत अगर कार्य करते तो जनता का आशीर्वाद हमको कैसे मिलता? अब सवाल ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ के चुनाव में इनकी स्थिति ये हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कह दी, उसको दोबारा सर समय कम है, आप जल्दी इसको कहना उचित नहीं है। समराइज करके आगे बढ़िए। संजय जी से सवाल होगा। 4 कारण बताता हूं जिसके कारण कांग्रेस जीतेगी। पहला कारण ये, सुन लीजिएगा संजय जी, मतदाता प्रबुद्ध है, 18 महीने के लिए विपक्ष का विधायक नहीं चुनेगी, नंबर 1। नंबर 2, 16 तारीख को कांग्रेस चुनाव जीतेगी, 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनेगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरी बात, भूपेश बघेल जैसा जन नेता आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष किसी के पास नहीं है। उनकी जो जनता के बीच में जो अपील है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर फोर्स तो आपकी भी उतरी हुई है पूरी। सर 40 से ज्यादा विधायक है वहाँ, क्यों नहीं उतरेंगे भाई? देखिए हमारे पास चुनाव को हम बहुत नहीं तो ये टक्कर वाला चुनाव लग रहा था क्या सर? क्योंकि सीट तो आपकी थी। हम तो हर चुनाव को टक्कर का मान के चलते हैं। मैं संजय जी के पास चल रहा हूँ सर। सामने जितने संजय जी लोग उतरेंगे वैसे। संजय जी आप कह रहे थे, जवाब लीजिएगा उस बात का जो सुरेंद्र शर्मा साहब कह रहे थे, आपने बीच में मुझे टोका था, उसका जवाब पहले दे दीजिए। चलिए एक मिनट। जी देखिए मैंने कहा था कि खैरागढ़ में जो 5 काम किए इन्होंने एक काम नहीं गिनवा पाया। ठीक, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम करे नहीं इसलिए कुछ बता नहीं सकते। अब इन्होंने कहा कि इसलिए जनता इनको चुनेगी कि 1.5 साल के लिए हम दूसरे को क्यों चुने, ये इनका आधार है। इनके पास ये नहीं खैरागढ़ क्षेत्र में काम क्या किया, इनको यह है कि भैया 1.5 साल के लिए क्यों दूसरे को चुन रहे हो, सरकार हमारी, हमको वोट दे दो, ये आधार है इनका। दूसरा विषय जो ये बार बार कहते हैं कि दंतेवाड़ा की बात करते हैं, चित्रकूट की बात करते हैं या फिर मरवाही की बात करते हैं। दंतेवाड़ा चित्रकूट के समय तो आप कहते थे 1 साल हुआ हमको, हमारी परीक्षा भी क्यों ले रहे हो? और आपको याद होगा, नहीं तो आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा विजय जी, जिन क्षेत्रों में पिछले कई चुनावों में 5% उस क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में जहां पर वोट नहीं पड़ा, वहां 90% वोटिंग हुई है, 90%। और मरवाही का खेल तो जानते हैं कि किस तरीके से जोगी कांग्रेस को रोका गया कि वो चुनाव वहां पर नहीं लड़े। ये स्थिति इनकी है। और यहां पर भी यही हाल है कि खैरागढ़ जिला बना देंगे, घंटे भर में बना देंगे, सोते हुए बना देंगे, उठते हुए बना देंगे। ये मजाक बनाकर रख दिए हैं। जनता की अदालत में जाना है, शराब की गाड़ी किसकी पकड़ाई, साड़ी किसकी पकड़ाई? हमारी पकड़ाई। कोई कह दे कि चुनाव के अंदर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता पकड़ाया, आपकी तो ट्रकें पकड़ा गई। शर्म आनी चाहिए कि सरकार सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग करते हुए इस तरह के काम को कर रहे हैं। जी ने एक बात कही थी संजय जी, एलईडी लगाए हैं। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी ने एक सवाल पूछा था, संजय जी अगर आप सुन रहे हो तो जवाब दीजिएगा। संजय जी आप बहुत धैर्यवान हैं, बड़ा गंभीरता से सुनिएगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि अनिरुद्ध दुबे जी ने एक बात कही थी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये चुनाव पूर्व सीएम वर्सेस वर्तमान सीएम हो गया था क्या? ऐसा है, देखिए ये सब 3 वर्षों का भूपेश बघेल जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सुरेंद्र जी कह रहे थे गली गली मोहल्ले घूम पड़ रहा है, उनके पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए कि कहां वो कितना दौरा करते थे और खैरागढ़ के गली मोहल्ले ब्लॉक वार्ड कहां तक घूमे हैं। इस बात को प्रदर्शित करता करें। उनकी पार्टी है, गली मोहल्ले घूमे, आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग आकलन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतना परेशान क्यों है कि गली मोहल्ले के अंदर में किस तरीके से घूम रहे हैं। इस बात को प्रदर्शित करता है कि दबाव में सरकार। आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। मेरा आरोप है, देखिए हमारे लिए, हमारी पार्टी में कोमल जंगेल भी हमारे लिए उतना ही बराबर है। सुरेंद्र शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, मैं चल रहा हूं, उनके पास समय कम है मेरे पास। सुरेंद्र शर्मा जी आखिरी जवाब। गांधी बाकी सब पीछे जमाता हूं, इसलिए हमारे पास लगता है कि हर एक संजय जी सुन लीजिए उनको, वोट ले सकते हैं। जी मगर भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ की जो लीडरशिप है वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए इनको बड़े बड़े नेता आयातित करने पड़े। प्रहलाद पटेल जी, शिवराज और तमाम लोगों को इसलिए बुलाना पड़ा जी। ये सिक्के अब चलने वाले नहीं हैं। हमारे जो नेता हैं वो गली गली में जाकर के भी वोट निकाल सकते हैं। गरीब गांव का गरीब आदमी उनको अपना नेता मानता है, उनके नेतृत्व को स्वीकारता है। तो निश्चित रूप से हम चुनाव को चुनौती 10 सेकंड संजय जी जवाब दे दीजिएगा, डिबेट खत्म करते हैं। ये हम कहते हैं कि 16 तारीख को का परिणाम ये बता देगा कि कौन कितने। संजय जी अगर आवाज पहुंच रही है तो 10 सेकंड आपके पास। ऐसा है जी, ये सरकार को तो 3.5 वर्ष में ये समझ में नहीं आ पाई तो सरकार में है रमन फोबिया। सोते उठते केवल डॉक्टर रमन का नाम लेते हैं, इनको घबराहट 2023 में है तो रमन में है। गली मोहल्ला घूमे कांग्रेस के नेता, लेकिन सामान शराब पैसा साड़ी लेकर मत जाए, मेरा ये निवेदन है। अच्छा चलिए किसने बांटा कौन है, इसके लिए चुनाव आयोग है सर डिबेट समेटने का समय हो गया। आप माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन सवाल ये है कि सुबह उठते ही पौ फटते ही
चुनाव आयोग के कर्मचारी अपना काम शुरू कर देंगे, मशीनें तैयार हो जाएंगी उस व्यक्ति का भविष्य तय करने के लिए जो खैरागढ़ के इस रण में सबसे आगे निकलेगा। कौन होगा वो, बीजेपी, कांग्रेस या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।